तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। अपनी यहाँ पर चर्चा कल पुष्करवर द्वीप के बारे में चल रही थी और पुष्करवर द्वीप के बारे में चर्चा करते हुए अपने देखा था कि पुष्करवर द्वीप और उसके बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। इस मानुषोत्तर पर्वत के कारण पुष्करवर द्वीप दो भागों में विभाजित हुआ, एक अभ्यंतर भाग, एक बहिर्भाग। अभ्यंतर भाग जो है इसमें ईश्वाकार पर्वत के कारण पूर्व और पश्चिम ऐसे दो भेद हुए थे। पूर्व दिशा में 6 कुलाचल, 7 क्षेत्र इनकी रचना होती है, 14 नदियां इनकी रचना होती है। ऐसे ही बाएं हाथ में जो पुष्करार्ध द्वीप का आधा भाग है उसमें भी इस प्रकार की रचना होती है। ऐसे इस विधेय क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र की चर्चा करते हुए हमने अकृत्रिम जिनालय और तीर्थंकरों की संख्या इसके बारे में कल अपन ने चर्चा की है। आज हम उस पर्वत के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और अगले द्वीप की चर्चा आज करने वाले। देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये पुष्करवर द्वीप। इस पुष्करवर द्वीप का ये मानुषोत्तर पर्वत और इस मानुषोत्तर पर्वत पर यह कूट, ये अकृत्रिम जिनालय और कूट। देखिए, काही ना रे, स्क्रीन शेअरच होईना की.
दुसरं करायचं तर ते असं आहे. चलिए अपना सामने जो है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम्म, येच नाच पुष्कर द्वीप 2 नंबर चला याच्यावर चर्चा ते अडचणी आली आहे. ठीक है, चलिए इसके 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 आधार से चर्चा करते हैं अभी। ये है मानुषोत्तर पर्वत। इस मानुषोत्तर पर्वत के 4 दिशाओं में इस प्रकार के कूटों की चर्चा आती है और उपदिशाओं में 2 दिशाओं में इस ये 3 कूट और एक अकृत्रिम जिनालय की चर्चा आती है। वायव्य और अग्नि नैऋत्य वायु नैऋत्य और वायव्य दिशा को छोड़कर बाकी की सब दिशाओं में मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये 4 दिशाएं हुई और इन 4 दिशाओं के साथ उपदिशाएं जो होती है उन उपदिशाओं में भी चलिए अभी आ गया बराबर। अभी ये आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मानुषोत्तर पर्वत है और यहाँ तक इस समुद्र के पहले तक पुष्करवर द्वीप है। ये अभ्यंतर भाग और ये बहिर्भाग। अभ्यंतर भाग के बराबर बीचों बीच मानुषोत्तर पर्वत है। इस मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर 3 कूट होते हैं और 3 कूटों के सामने आगे एक अकृत्रिम जिनालय होता है। इस प्रकार से एक दिशा में 3 कूट और एक मानुषोत्तर एक अकृत्रिम जिनालय, ऐसी रचना मानुषोत्तर पर्वत के मुख्य 4 दिशा में मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ऐसे 4 दिशाओं में यह 3 कूट और 3 कूट के आगे एक अकृत्रिम जिनालय होता है। पहले तो इसकी वेदी के बारे में कल अपन ने चर्चा की थी, वह भी समझ लीजिए। इस कूट के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच एक वेदी होती है जिस वेदी की चौड़ाई 1.25 कोस होती है और ऊंचाई 2 कोस होती है। ऐसी यह वेदी इस बिल्कुल मानुषोत्तर पर्वत के बीच में चारों ओर फैली हुई है। इस वेदी के अभ्यंतर भाग में, अभ्यंतर मतलब अंदर की तरफ के भाग में 3 कूट होते हैं और 3 कूट के आगे यह अकृत्रिम जिनालय होता है। इस प्रकार से इस वेदी के अभ्यंतर भाग में चारों दिशाओं में मुख्य 4 दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण यह मुख्य दिशाओं में 4 कूट और उसके आगे एक अकृत्रिम जिनालय। इस प्रकार की रचना यह मानुषोत्तर पर्वत की अभ्यंतर भाग में मुख्य दिशा में है। अब उपदिशाओं में चले। उपदिशा मतलब मैंने पिछली बार बताया था, अग्नेय, नैऋत्य,
वायव्य और ईशान्य, इनको उपदिशा कहते हैं। इन उपदिशाओं में ये आग्नेय दिशा में जैसे ऊपर हमने देखे थे, ऐसे ही 3 कूट होते हैं। लेकिन ध्यान देना, उपदिशाओं में अकृत्रिम जिनालय नहीं होता। इस प्रकार से आग्नेय दिशा में 3 कूट होते हैं, नैऋत्य में नहीं होता, वायव्य में नहीं होता और ईशान दिशा में 3 कूट होते हैं। इस प्रकार से मानुषोत्तर पर्वत की चर्चा करें तो 4 मुख्य दिशाओं में और 2 उपदिशाओं में ऐसे 3-3 कूट होते हैं और मुख्य दिशाओं में अकृत्रिम जिनालय होता है। इसलिए कल अपन ने जो 78 संख्या ली थी ना, जैसे 5 जम्बूद्वीप में 78 अकृत्रिम जिनालय, दादकी खंड द्वीप की पूर्व दिशा में 78 अकृत्रिम जिनालय, दादकी खंड द्वीप की पश्चिम दिशा में 78 अकृत्रिम जिनालय, उसी प्रकार से पुष्कर अर्ध द्वीप के अर्ध भाग में पूर्व दिशा के भाग में 78 अकृत्रिम जिनालय, पश्चिम दिशा के भाग में 78 अकृत्रिम जिनालय, 4 ईश्वाकार पर्वत के 4 अकृत्रिम जिनालय और साथ में 4 मानुषोत्तर पर्वत के अकृत्रिम जिनालय जोड़े थे। ठीक है, वो अकृत्रिम जिनालय यहाँ पर होते। इस प्रकार से यह मानुषोत्तर पर्वत के कूट और अकृत्रिम जिनालय की चर्चा की। अब कल अंतिम सवाल था जिसका कि जवाब अभी अपने को यहाँ पर देखना है। ये अंतिम सवाल इस प्रकार से था कि इस द्वीप में जो नदियां बहेगी, एक नदी तो यहाँ अंदर की तरफ चली जाएगी और एक बाहर की तरफ चली जाएगी। तो बाहर की तरफ जाने वाली नदी इस पर्वत के बाहर कैसे निकलेगी? तो मैंने बताया था इस प्रकार से यह जो दिखाई दे रहा है, ऐसी गुफाएं कहो या द्वार कहो, एक ही बात है। ऐसे द्वार इस मानुषोत्तर पर्वत में 14 होते हैं, 7 इस तरफ और 7 इस तरफ, 7 पूर्व की ओर और 7 पश्चिम की ओर। 7 क्यों? क्योंकि 14 नदियों में से 7 नदियां इस तरफ जाके मिलती है और 7 नदियां इस समुद्र में जाकर मिलती। तो 7 नदियां ही इस पर्वत के नीचे से निकलती है और 7 नदियां तो इस तरफ बहती हुई इस समुद्र में जाकर मिलती है। इसीलिए इस द्वीप में से जो 14 नदियां बहती है, उसमें से 7 नदियां इस समंदर में मिलेगी और 7 नदियां इस पर्वत के द्वार से निकलती हुई इस समुद्र में जाकर मिलती। इसी प्रकार से इस तरफ भी समझना, यहाँ की 14 नदियों में से 7 नदियां इस समंदर में मिलती है और 7 नदियां इस द्वार से होती हुई इस समुद्र में जाकर मिलती है। इस प्रकार से यह 14 नदियां होती है। इसीलिए इस मानुषोत्तर पर्वत के पूर्व की तरफ 7 दरवाजे होते हैं और पश्चिम की तरफ 7 दरवाजे होते हैं, जिनमें से नदी बहती हुई इस समुद्र में जाकर मिलती है। इस प्रकार से यह मानुषोत्तर पर्वत की रचना आपको याद होगा। अभी इसलिए दोबारा कह रहा हूं, आगे जब अपन 11वें नंबर के द्वीप के अंतर्गत होने वाले पर्वत की चर्चा करेंगे तो वो इससे कनेक्टेड है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था। इसकी ऊंचाई और उसकी चौड़ाई 1022 चौड़ाई और 1712 योजन इतनी ऊंचाई और ये छत पे 424 चौड़ा, ऐसा यह मानुषोत्तर का प्रमाण है। ऐसे इस मानुषोत्तर पर्वत के यहाँ अंतरंग में नरलोक कहा जाता है और इसके बाहर तिर्यक लोक कहा जाता है।
इसीलिए मैंने कल बताया था त्रिलोक सार में नर तिर्यक लोकाधिकार कहा है, क्योंकि तिर्यक लोक मतलब तिर्यंच गति के जीवों का लोक, और नर लोक मतलब नर मतलब मनुष्य, तो मनुष्य गति के जीवों का लोक, इसलिए नर तिर्यक लोक कहा जाता है। ठीक है, ये हुई मानवशत्तर पर्वत की चर्चा। अब अपन करेंगे इसके आगे अगले द्वीप की चर्चा। अगला द्वीप कौन सा है? अगला द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। आप सोच रहे होंगे बीच के द्वीपों को क्यों नहीं लिया? इसीलिए नहीं लिया क्योंकि बीच के द्वीपों पे अकृत्रिम जिनालय नहीं है, इसलिए बीच वाले द्वीपों का गैप करके डायरेक्ट 8वें नंबर के द्वीप पर पहुंच रहे। आ गया समझ में? पहले ढाई द्वीप की चर्चा की और ढाई द्वीप के बाद डायरेक्ट 8वें द्वीप पे पहुंच रहे हैं। वैसे 8वें द्वीप की चर्चा अपन ने अष्टानिका पर्व, पिछले अष्टानिका पर्व में बड़े विस्तार के साथ की है। अब कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि इस क्लास की हमें वीडियो भेजो। देखिए, जिसको भी वीडियो प्राप्त करनी हो वह सर्वोदय अहिंसा के चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके वहां पे आप यदि जम्बू द्वीप कक्षा डालोगे तो क्रमशः सब कक्षाएं आपको दिखाई देगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रकार से जो भी कक्षा आपको देखनी है, अब जैसे नंदीश्वर द्वीप का विस्तार देखना है तो शुरुआत की 8 से 9 कक्षाओं को ओपन कीजिए, वहां पे आपको मिलेगा। इसी प्रकार से करीब करीब सबको हेडिंग डाला हुआ है। जिस विषय को आपको देखना है अहिंसा सर्वोदय चैनल पर जाकर जम्बू द्वीप कक्षा, इसमें आप देखेंगे तो क्रमशः विषयगत आपको वहां पे कक्षाएं मिलेंगी। इस प्रकार से तो ये वीडियो भेजना संभव नहीं, क्योंकि वहां से आपको सब वीडियो देखने को भी मिलेगा और विषयगत पता भी चलेगा। ठीक है, तो अभी अपन चर्चा करने जा रहे हैं वह नंदीश्वर द्वीप की चर्चा करने जा रहे हैं। 8वें नंबर का द्वीप, 8मो द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम भवन बावन्न प्रतिमानमो सुखकर। सुखकर ऐसे 52 भवन अर्थात मंदिर, अकृत्रिम जिनालय इस नंदीश्वर द्वीप पर होते हैं। ठीक है, अब ये नंदीश्वर द्वीप की चर्चा प्रारंभ करते हैं। उसके पहले देखिए यहाँ पर बीचों बीच, पहले तो यह समझ लीजिए ये नंदीश्वर द्वीप है। इस नंदीश्वर द्वीप की 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ऐसी 4 दिशाएं हैं। इन 4 दिशाओं पे 13-13 अकृत्रिम जिनालय होते हैं। वे 13 अकृत्रिम जिनालय कैसे, उसकी चर्चा करने के लिए अपन यहाँ पर थोड़ी नंदीश्वर द्वीप की रचना की चर्चा करेंगे। देखिए, यह है नंदीश्वर द्वीप और इस नंदीश्वर द्वीप के बीच में अंजनगिरी नाम का पर्वत है। अंजनगिरी मतलब, अंजन मतलब अपन समझते हैं आंखों में बच्चों के बचपन में जो काजल डाला जाता है उसको अंजन कहते हैं। अंजन मतलब काला भी होता है और अंजन मतलब डार्क नीला भी होता है। तो यहाँ पर उल्लेख आता है कि ये डार्क नीला, ऐसे यह बीचों बीच एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है अंजनगिरी पर्वत। इस अंजनगिरी पर्वत के 4 दिशाओं में 4 बावड़ियां होती है। तालाब कहो बावड़िया कहो एक ही बात। इसकी लंबाई चौड़ाई 1,00,000 योजन इतनी होती है। 4 बावड़ियों का प्रमाण। इस 4 बावड़ी में एक एक पर्वत है
जिस पर्वत का नाम है दधिमुख पर्वत। पहला अंजनगिरी पर्वत, दूसरा दधिमुख पर्वत, जो कि इस बावड़ी के बीच में है। इसलिए एक अंजनगिरी के संदर्भ में 4 बावड़ियां हैं। इन 4 बावड़ियों के बीच में 4 दधिमुख नाम के पर्वत होते। इस बावड़ी के 4 दिशाओं में 4 वन होते हैं। इन 4 वनों के बीच में यहाँ पे 2 या यहाँ पे 2-2 पर्वत होते हैं, जिन पर्वत का नाम है अंजनगिरी, कांचन पर्वत। ठीक है, अंजनगिरी, दधिमुख और कांचन पर्वत। इस प्रकार से एक बावड़ी के 4 दिशाओं में 4 वन और इन वनों के बीच में एक एक कांचन पर्वत। तो देखिए, एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और बाकी के कंचन पर्वत। कैसे? एक तालाब के 2 कोने में 2, एक तालाब के 2 कोने में 2, एक तालाब के 2 कोने में 2 और इस तालाब के 2 कोने में 2। तो कुल मिला के 4 तालाब, एक तालाब में 2, तो 4 दूनी 8। ठीक है, इस प्रकार से 8 कांचन पर्वत होते हैं। ठीक है, तो पहला अंजनगिरी, फिर दधिमुख और फिर ये कांचन पर्वत। ऐसे कुल मिला के यदि पर्वतों की संख्या देखें तो ये 4, ये 8 और 1, 8 और 4 12 और 1 13। ऐसे 13 पर्वत इस नंदीश्वर द्वीप के पूर्व दिशा में होते। आ गया समझ में? ये तो सामान्य रचना है, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट भी लिया था। फिर भी एक बार दोहराता हूं जिससे आप सबको समझ में आए। बीचों बीच, पूर्व दिशा के बीचों बीच एक अंजन पर्वत है। इसके 4 दिशाओं में 4 बावड़ियां हैं और हर एक बावड़ी की 4 दिशाओं में 4 वन होते हैं। बावड़ी का प्रमाण 1 लाख योजन है और इस वन का प्रमाण लंबाई में 1 लाख योजन, चौड़ाई में 50,000 योजन। ऐसे यह वन होते हैं और इन वनों के 2 कोने में 2 अंजनगिरी पर्वत, कांचन पर्वत होते। तो देखिए, अंजनगिरी पर्वत जिसका प्रमाण 1 लाख योजन चौड़ा है, दधिमुख पर्वत जिसका प्रमाण 10,000 योजन चौड़ा है और कांचन पर्वत जिसका प्रमाण 1,000 योजन है। ऐसे यह 3 पर्वत होते हैं। इसमें से अंजनगिरी की ऊंचाई जितनी चौड़ाई है उतनी ही ऊंचाई होती है। 1 लाख चौड़ा, 1 लाख ऊंचा। दधिमुख पर्वत का 10,000 योजन चौड़ा, 10,000 योजन ऊंचा और इसका 1,000 योजन चौड़ा और 1,000 योजन ऊंचा। ऐसे इन पर्वतों का प्रमाण है। अब देखिए, इन पर्वतों को देखने के बाद अब इसमें अकृत्रिम जिनालय की चर्चा करो। तो इन पर्वतों के ऊपर एक एक अकृत्रिम जिनालय है। पहला अंजनगिरी पर्वत पर एक अकृत्रिम जिनालय। ठीक, फिर 4 बावड़ियों में होने वाले दधिमुख पर्वतों के ऊपर एक एक अकृत्रिम जिनालय। कितने हुए? ये 4 और 1 5। और फिर हर बावड़ी के बाजू में 2-2 पर्वत, उनके ऊपर एक एक अकृत्रिम जिनालय। वे 8 हैं, तो 8 अकृत्रिम जिनालय। तो 8 अकृत्रिम जिनालय, 4 दधिमुख के 4 अकृत्रिम जिनालय और एक अंजनगिरी का अकृत्रिम जिनालय। तो एक दिशा में
13 अकृत्रिम जिनालय हुए। ध्यान देना, इस नंदीश्वर द्वीप में एक दिशा में 13 अकृत्रिम जिनालय होते हैं। ठीक, जब एक दिशा में 13 अकृत्रिम जिनालय हुए, वैसी की वैसी रचना दक्षिण दिशा में भी होती है। दक्षिण दिशा में भी बीच में अंजनगिरी, 4 बावड़ियां, 4 बावड़ियों के बीच में बाजू में 4 वन, और उस वन के बीच में 2-2 पर्वत। ऐसे इन 13 पर्वतों के ऊपर 13 अकृत्रिम जिनालय होते हैं। जैसे पूर्व दक्षिण, वैसे ही पश्चिम में भी 13 अकृत्रिम जिनालय होते हैं, और वैसे ही उत्तर में भी 13 अकृत्रिम जिनालय होते हैं। तो कितने हुए? 13 पूर्व में, 13 दक्षिण में, 13 पश्चिम में, और 13 उत्तर में। ऐसे कुल मिला के 13 चौक 52 अकृत्रिम जिनालय होते। कहां पर होते हैं? नंदीश्वर द्वीप में होते हैं। और यहाँ पर अष्टानिका पर्व में कार्तिक फाल्गुन आषाढ़ के अंत 8 दिन माही नंदीश्वर सुर जात है, हम पूजे यह ठाहि। यहाँ पर इस नंदीश्वर द्वीप में कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़, इन 3 महीने के अंत के 8 दिनों में स्वर्ग के इंद्र लोग यहाँ पर आते हैं, और 8 दिन में अखंड रूप से बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ अनेक प्रकार के बाजे लेकर आते हैं, और आनंद पूर्वक गाजे बाजे के साथ यहाँ पर पूजा करते हैं। और देखिए, यहाँ पर अखंड रूप से पूजा होती है। 8 दिनों में दिन रात पूजा होती। अब दिन रात की बात तो ये होती है कि अढ़ाई द्वीप में भरत क्षेत्र में दिन रात की चर्चा आती है। वैसे यहाँ पर दिन रात का कोई संबंध नहीं होता, इसीलिए अखंड रूप से यहाँ पर सौधर्मादि इंद्र अपने वाहनों पर बैठकर यहाँ पर आते हैं, और क्रम प्राप्त 2-2 घड़ी तक, 2-2 घड़ी नहीं, 2-2 पहर तक, 2 पहर मतलब 4 पहर का एक दिन होता है। दिन मतलब दिवस, और 4 पहर की अपनी अपेक्षा से रात्र होती। अपनी अपेक्षा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दिन रात का प्रमाण तो अपने क्षेत्र में है ना, तो दिन के 4 और रात के 4, और ऐसा सोच लो तो 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। ठीक है, तो ये 8 के 8 पहर, 2-2 पहर में सौधर्म आदि इंद्र एक करते हैं। तो यहाँ पे 2 पहर करेंगे, यहाँ पे 2 पहर कहेंगे, यहाँ पे 2 पहर कहेंगे, यहाँ पे 2 पहर करेंगे। और जब यहाँ पे सौधर्मादि करते हैं तो ईशान इधर इस प्रकार से, और फिर ऐसे 4 प्रकार के इंद्र चारों दिशाओं में पूजन करते हैं। और फिर क्रम प्राप्त यहाँ के इंद्र यहाँ पर आए तो यहाँ के इंद्र यहाँ पर चले जाते, यहाँ के इंद्र यहाँ पर चले जाते, और यहाँ के यहाँ पे जाते। ऐसे क्रमशः घूमते हुए ये सौधर्मादि इंद्र अष्टानिका पर्व में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ 2-2 पहर तक एक दिशा में आनंद पूर्वक पूजा अखंड रूप से करते हैं। इसलिए अपन कहते हैं ना, अष्टानिका पर्व में हम तो यहाँ पर नहीं जा सकते, लेकिन नहीं जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम अपने यहाँ पर बैठ के उस नंदीश्वर द्वीप की अकृत्रिम जिनालयों की याद करके, स्मरण करके यहाँ पर उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं। अब देखिए, आप सोचते होंगे अकृत्रिम जिनालय वहां पे हैं और हम यहाँ पे अर्घ्य चढ़ा रहे। बिल्कुल चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि
आपने सुना होगा 720 तीर्थंकर भी होते हैं। 170 की चर्चा तो अपन ने परसों की थी। ऐसे ही 720 तीर्थंकर भी होते हैं। वे कैसे होंगे उसकी चर्चा कल करेंगे। इस प्रकार से 720 तीर्थंकर आदि तीर्थंकरों को भूतकाल की 24 को, वर्तमान की 24 को और भविष्य की 24 को आपने देखा होगा कि कई जगह पे इस भूत, वर्तमान और भविष्य तीन 24 की रचना की हुई है। तो हम भूतकाल की 24 को अर्घ्य चढ़ाते हैं ना, स्मरण करके। इसी प्रकार से नंदीश्वर द्वीप में होने वाले अकृत्रिम जिनालयों को भी अर्घ्य चढ़ा सकते हैं। इंद्रध्वज विधान आपने किया भी होगा, सुना भी होगा। इस इंद्रध्वज विधान में 458 अकृत्रिम जिनालयों को अर्घ्य चढ़ाया। मतलब स्वर्ग के इंद्र वहां पे जाके ध्वजा चढ़ाते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं। इसलिए नंदीश्वर, ये तो हो गया नंदीश्वर द्वीप। ऐसे इंद्रध्वज विधान में इंद्र लोग 458 अकृत्रिम जिनालयों पे अर्घ्य चढ़ाते हैं। उसकी पूजा या उसका विधान मतलब इंद्रध्वज विधान। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर भी वे इंद्र अष्टानिका पर्व में आकर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आनंद पूर्वक यहाँ पर पूजन करते रहते हैं। देखना, थोड़ा सोचना आप, अखंड रूप से सौधर्मादि इंद्र पूजा करते हैं। हम तो एक पूजा करते हैं तो थक जाते हैं और सोचते हैं बस बाकी की पूजा बाद में। मेरे को याद है जब मैं छोटा था तो हमारे दादी माँ आदि थे, मम्मी आदि थी, मम्मी तो अभी भी है, तो वो सब उस समय में पर्युषण पर्व हो, अष्टानिका पर्व हो, पंच पूजाओं के साथ साथ और भी कई पूजाएं करते थे और बड़े उत्साह के साथ करते थे। मेरी नहीं बात कर रहा हूं, आपके भी जो पूर्वज होंगे आपको याद होंगे तो वो देखना बड़े उत्साह के साथ पूजन करते हैं। अभी भी कई जगह पंच पूजा चलती है। तो ये पूजा करने का मतलब ये है कि भगवान की पूजा में जितना मन हमारा पिक्चर देखने में 3 घंटे लगता है, ऐसे ही भगवान की पूजा में भी अपना मन लगना चाहिए। और इसके लिए प्रेरक ये सौधर्मादि इंद्र होते हैं कि ये अखंड रूप से 8 दिनों तक बिना थके हारे पूजा करते हैं और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ। ऐसा नहीं इस दिशा में पूजा की तो यहाँ पे चलो भगाओ, ऐसी बात नहीं। वहां पर भी उतनी उत्साह के साथ पूजन करते। इसीलिए हम अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते हैं और वहां के अकृत्रिम जिनालयों को अर्घ्य चढ़ाते। इस प्रकार से यह नंदीश्वर द्वीप की रचना भी है और इस रचना में अकृत्रिम जिनालय भी होते हैं। ऐसे अभी तक जितने आपने अकृत्रिम जिनालय जोड़े उसमें ये 8वें नंबर के द्वीप के 52 अकृत्रिम जिनालय जोड़ लेना, क्योंकि अपने को 458 अकृत्रिम जिनालय तक पहुंचना है ना, तो ये 52 भी उसमें जोड़ लेना, क्योंकि 13 नंबर के द्वीप तक अकृत्रिम जिनालय होते हैं और ये 458 जिनालय ढाई द्वीप में नहीं बल्कि 13 द्वीपों में मिलकर होते हैं। ठीक है। तो उसमें ये 52 अकृत्रिम जिनालय भी जोड़ लेना। इस प्रकार से ये 8वें नंबर का बहुत ही सुंदर ऐसा नंदीश्वर द्वीप है। इसका विस्तार तो बहुत अधिक है, अपन ने की उसकी चर्चा। तो ऐसे अकृत्रिम जिनालय 52 जिनको कि हम यहाँ पर नमस्कार करते हैं, ऐसे अकृत्रिम जिनालय के 8वें द्वीप की चर्चा अपन ने की। अभी कल
11 और 13 नंबर के द्वीप की चर्चा करते हुए बाकी थोड़ी बहुत और विशेष जानकारी जानेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। हाँ, पूछिए। हाँ, पूछिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मुझे मतलब भोग भूमि के पांचों मतलब जो पांच है वो है ना, एक जम्बूद्वीप, दो धातकी और दो मानुषोत्तर। हाँ, हाँ, तो मुझे भोग भूमि की काउंटिंग बता दीजिए कितनी हो रही है पूरी। क्यों? जम्बूद्वीप में नहीं, कितने भोग भूमिया? जम्बूद्वीप में 6, शाश्वत कितने? 6। 6 है। जो जी। ये 6 जो चर्चा है ना, हाँ ये कायम रहने वाली भोग भूमिया है। हाँ, इसमें शाश्वत। कभी चेंज नहीं होगा। जी। तो जम्बू द्वीप में 6 है ना, जी। तो दात की खंड द्वीप में दुगने कर दो। 12। और पुष्करार द्वीप में उतने ही है, 12। तो बस इसको जोड़ दो। ये 30 हो गई। ये कायम स्वरूप में रहने वाली भोग भूमिया है, अच्छा, ये 30 शाश्वत हो गई। जी। शाश्वत भूमिया हो। हाँ। और पंडित जी का ये कर्म भूमिया कितनी हो गई? और कर्म भूमि भी जोड़ लो। जम्बू द्वीप में कितनी है? अ, जम्बू द्वीप में कर्म भूमि, जम्बू द्वीप में कर्म भूमि भूल रही हूँ मैं, आप देखिए, थोड़ा। हाँ। जम्बू द्वीप में हाँ विदेह क्षेत्र है। हाँ हाँ हाँ, ये उनकी 32। कायम स्वरूप वाली भोग भूमि है, शाश्वत भोग हाँ कर्म भूमि है। हाँ हाँ, और उनकी भरत और 32। ऐरावत क्षेत्र में हाँ चौथा, पांचवा और छठा काल ये भोग कर्म भूमि का है। हाँ तो शाश्वत जोड़ोगे तो विदेह क्षेत्र को लेके 5 कर्म भूमियां होगी। हाँ, तो और 32 गुणित 5। बाद वाली जोड़ोगे तो हाँ भरत और ऐरावत, भरत और ऐरावत कितने हैं? 5 भरत 5 ऐरावत, तो हाँ उसको जोड़ दो तो 15 हाँ कर्म भूमियां होगी। हाँ, तो 170 हो गई है। 170 कहाँ होगी? देखो, 32 से एक में होगी जम्बू द्वीप में। नगरियां होगी वो तो। अब तो वो भूमि चाहिए ना। कर्म हाँ भूमि कर अलग है और कर्म भूमि में होने वाली नगरियां अलग। हाँ हाँ पंडित जी, मुझे कर्म भूमिया बताइए ना। तो कर्म भूमि बताई ना मैंने आपको। 5 जी। भरत, 5 ऐरावत और हाँ। 5 विदेह, अच्छा। तो ठीक ठीक 15 ठीक। कर्म भूमि होती है। अच्छा, हाँ, ये बराबर। अब ठीक है। ठीक है। और हाँ, 30 ये भोग भूमि हो गई शाश्वत। हाँ, हाँ, बराबर बराबर, अब ठीक है। ठीक है ठीक है। पंडित जी, हाँ ठीक है। आगे आगे पूछिए, किसका प्रश्न है? हाँ, पूछिए। पंडित जी, आपने मानसोत्तर पर्वत के पास द्वार दिखाए, हाँ नदियां जाते हैं, हाँ, ये मनुष्य नहीं जा सकते। उस द्वार से, हाँ पंडित जी। जिस द्वार से नदी जाती है उस द्वार से मनुष्य क्यों नहीं जाते, ऐसा आपका कहने का मतलब है? हाँ पंडित जी। देखो, पहली बात तो यह समझना कि यह जो द्वार होते हैं, ये द्वार यक्षों से रक्षित होते हैं। अपन ने जैसे भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में देखा था ना, आपने, आपको याद है कि मैंने वहां पर विजयार्ध पर्वत की चर्चा की थी। हाँ और पंडित। विजयार्ध पर्वत की 2 गुफाएं थी। उस गुफा के ऊपर मैंने आपको कहा था कि व्यंतर जाति के देव रहते हैं जो उस गुफा के रक्षक होते हैं। ऐसे ही हर द्वार के एक रक्षक होते हैं, और उस द्वार के अंदर से जाना हर एक के लिए संभव नहीं होता। इसीलिए जैसे अपन देखते हैं ना, स्कूल में जाते हैं ना, इतवार के दिन स्कूल का दरवाजा बंद होता है, आप जा पाओगे क्या?
नहीं। इसी प्रकार से ये द्वार जो होते हैं ये यक्षों से रक्षित होते हैं, इसमें से हर किसी को जाने की परमिशन नहीं होती। और दूसरी बात, ये द्वारों का नाप और नदी का नाप समान होता है, तो मनुष्य को जाने के लिए रास्ता ही नहीं वहां पे, वो कैसे जाएगा? ठीक है ना। और तीसरी बात यह है कि मनुष्य गति का दीव मानुषोत्तर पर्वत के आगे जा ही नहीं सकता, तो उस द्वार के अंदर से कैसे जाएगा? जाने का मतलब क्या होता है? आप ये सोचते होंगे कि पर्वत है इसलिए नहीं जा पा रहा है, तो मैं आपको पूछता हूं, कोई विमान में बैठ के इसके ऊपर से नहीं जा सकता है? लेकिन ये मानुषोत्तर पर्वत की योग्यता ही ऐसी होती है कि इसके आगे, ऊपर से, नीचे से, बीच में से कोई मनुष्य गति का जीव नहीं जा सकता, इसलिए द्वार में से भी कोई नहीं जा सकता। ठीक है, पंडित जी। चलो अगला किसका प्रश्न है? हाँ पूछिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। रतिकर पर्वत और कंचन पर्वत एक ही है? हाँ वो दो नाम आते हैं, आप रतिकर ही समझना। जो अभी नंदीश्वर द्वीप की चर्चा की ना, हाँ उसमें वही आपने कंचन बोला ना, तो उसी के संदर्भ में है ना आपका प्रश्न। तो हाँ 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 हाँ, तो वही रतिकर पर्वत, जो छोटे पर्वत होते हैं उनको कांचन भी कहते हैं, या तो यहाँ पे रतिकर पर्वत कहा, लेकिन उसको कांचन भी कहते हैं। तो ये रतिकर पर्वत हुए, मतलब पहला अंजनगिरी, फिर दधिमुख, और फिर ये रतिकर पर्वत। हाँ ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ओके, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अगला किसी का प्रश्न है, पूछिए। हेलो, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, वो मानुषोत्तर पर्वत की ऊंचाई चौड़ाई एक बार बोल दीजिए ना। प्रमाण मानुषोत्तर पर्वत का। हाँ हाँ बताता हूँ आपको, वो दिखा के तो सबको समझ में आ जाएगा ना। अच्छा, हाँ देखिए, ये मानुषोत्तर पर्वत है। हाँ इस मानुषोत्तर पर्वत की ऊंचाई 1721 योजन अच्छा, और चौड़ाई 1022 योजन, 22 योजन, और छत के ऊपर 424 योजन। योजन। 4 से 24 योजन। हाँ अच्छा ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय और जिनेन्द्र। ये जो रह गए अभी अकृत्रिम जिनालय, वो 11 में और 13 में होंगे क्या फिर? हाँ होंगे ही ना, उसके बिना तो 458 कैसे होंगे? हाँ वही तो, पूरे नहीं इसीलिए पूछा। नहीं अभी पूरा किया कहा मैंने। मैं जब कहूंगा कि अब 458 हो गए तो आप पूरे समझना, तब तक अधूरे ही समझना। अच्छा ठीक है, जय जिनेन्द्र। हाँ ठीक। चलिए जय जिनेन्द्र। तो देखिए सबके प्रश्न तो मेरे अंदाज से खत्म हो गए। अच्छे से समझ में आ रहा है पंडित जी। जय चलो जिनेन्द्र। बढ़िया है, आप समझ लीजिए, उसी उद्देश्य से ये लिया था। चलिए अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? चलो यहीं पे रुकते हैं और कल आगे के द्वीपों की चर्चा वगैरह अपन करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय। आप क्यों मम्मा से हिंदी बात कर रहे थे? सॉरी बोलो। मम्मा से सॉरी बोलो। नमस्कार।